अस्सलाम वालेकुम। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? फर्ज कर लें कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हों। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस जो रेस्ट में है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश जो बहुत ज्यादा रफ्तार से मूव कर रहा है। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई राड पड़ी हो, उसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो उस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी लेंथ 1 मीटर मापी जाएगी, 1 मीटर ही नापी जाएगी। पर जब हम उसको एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापने जाएंगे तो हमें 1 मीटर से कम मिलेगी। मतलब ये अगर कोई भी चीज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी सिमत उसकी कॉन्ट्रैक्शन लेंथ में आ जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन, फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर देखें, इसको समझने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर रखना पड़ेगा। ये हमारे पास एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसका ये ओरिजिन है। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। और अब फर्ज ये भी कर लें कि यहां पर कोई राड पड़ी हुई है। यहां पर ये जो आप राड देख रहे हो, ये रॉड, इस रॉड की पोजीशन वेक्टर को आप देखें और ये रॉड ऊपर नहीं पड़ी, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही पड़ी हुई है। यहां पर ये रॉड है। अच्छा, ये हमने रॉड यहां पर रख दी है, दिस इज अ रॉड। यहां पर ये देखें कि भाई इसकी दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर्स को देखेंगे तो इस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दूसरा वाला एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पहला वाला एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहां एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से अगर पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस पहले बनेगा r1 और दूसरा बनेगा r2। मतलब ये कि ये पोजीशन वेक्टर सिर्फ x डायरेक्शन वाला मुफासला बताएगा, x1 और ये x2, और दोनों में डैश डैश की साइन सिग्नेचर दे दें। क्यों? क्योंकि ये जो मेजरमेंट हो रही है ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रही है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रही है। अगर आप इसको एस एक्स डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है कि भाई एक्स डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे जब हम, तो एक्स माइनस वी टी, ये आपको पता होगा, ये एक इक्वेशन थी जो गलीली साहब ने दी थी, गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से हमने ये पढ़ा हुआ था। हमें पता है कि भाई गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बातें बताने में फेल हो गई थी। ये जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी रफ्तार कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है। अगर इसकी रफ्तार कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है तो फिर गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं आएगी। हमें क्या काम आएगी? यहां पर हमें पता है कि वाई डैश वाई के बराबर, जेड डैश जेड के बराबर होगा। पर यहां पर क्या होगा? यहां पर हम ये देखेंगे कि भाई यहां पर x डैश को मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होना चाहिए x माइनस वी टी डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ये एक लॉरेंट्ज फैक्टर है, ये हमने पिछले लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा हुआ था। ये डिवाइड में आ जाएगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, इसको जब हम लिखेंगे यहां पर, इसको कहते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें पता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर काम आएगी हमें, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त काम करती है जब हाईएस्ट वेलोसिटी हो। हाँ, छोटे से छोटी वेलोसिटी में भी काम करती है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, पर उस छोटे से छोटी अगर वेलोसिटी होगी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो उसका रिजल्ट और गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट सेम आएगा। पर हाईएस्ट मोशन पर गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करती। अब काम आएगी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर देखें x डैश इज इक्वल टू द x माइनस वी टी डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। इसको रूट को यहां पर शिफ्ट कर लें तो यहां पर हो जाएगा x डैश और यहां पर ये x डैश
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और बराबर माइनस वी टी यहां पर ले आए तो प्लस वी टी हो जाएगा, और ये बराबर एक्स की। अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन ही यूज करनी है तो आप x मालूम कीजिए, पर x को मालूम करने के लिए थोड़ी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। आपको ये लगता होगा कि भाई हम x क्यों मालूम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो x डैश सिर्फ s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है ना। अगर इस s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से इसकी पहली एक्सट्रीम पॉइंट जब नापने जाएंगे तो वो x होगी, x1 होगी, और दूसरी एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगी, x2। और यहां पर हम ऐसा ही करेंगे, इस इक्वेशन को दो मर्तबा लिखेंगे, एक x1 के लिए, दूसरा x2 के लिए, और हो जाएगा x1 डैश और यहां पर x2 डैश लिख दें। अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल बी सेम, और माइनस वी टी विल बी सेम। यहां पर देखें, हमें पता है कि भाई अगर आप इसकी लेंथ को नापना चाहते हैं, सीधी सी बात है कि भाई अगर हमारे पास कोई राड पड़ी हुई हो और पहली वाली पॉइंट 10 मीटर दूर हो, दूसरी वाली पॉइंट 12 मीटर दूर हो, तो 12 में से 10 अगर आप निकाल लें तो बीच में एक डिफरेंस बचेगा 2 मीटर। वो 2 मीटर क्या होगी, इस रॉड की लेंथ होगी। तो यहां पर भी इस रॉड की लेंथ कैसे आप मालूम करेंगे, खुद मालूम कर दें इसकी लेंथ, और खुद जब मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस रॉड की जो लेंथ होगी वो x2 माइनस x1 होगी। और यहां पर x2 अगर आप नापने जाएंगे, अच्छा ये जो लेंथ आप नापने जा रहे हैं, ये लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, तो ये लेंथ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। यहां पर ये सिर्फ एस लिखता हूं, लेंथ इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैंने यहां पर x2 प्राइम या x1 प्राइम नहीं लिखा। यहां पर देखें x2 को अगर हटाना है तो यहां पर लिखेंगे x डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस वी टी, और माइनस ये हो गया पहले के लिए x2 के लिए, यहां पर x2 लिखते हैं। और हम क्या लिखेंगे, अच्छा यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस नहीं है। अच्छा एक बात और हमने थोड़ी सी गलती कर ली, यहाँ पर ये भी प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा ना, तो ये प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखें अब ये माइनस कहां से आ रही है, माइनस x2 की वैल्यू रखी आपने, अब x1 की वैल्यू यहाँ पर रखें। x1 की वैल्यू कैसे रखेंगे, x1 डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर एंड प्लस वी टी, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। और अगर आप लेंथ इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो x2 डैश सेम रहेगी, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी टी, माइनस को x1 से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस x1 डैश, और सेम रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, प्लस टू माइनस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट में ये वी टी नहीं है। ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। यहां पर आप x2 डैश और x1 डैश को कॉमन निकाल लें, माइनस में x2 डैश माइनस x1 डैश, अच्छा कॉमन इसको और इसको निकालना है। अच्छा यहां पर जल्दी ना करें, ये स्टेप समझाऊं, ये कैंसिल हो गया। ये स्टेप देखने के लिए आप इसको यहां पर जब माइनस करते हैं तो ये vt प्लस वाला, ये माइनस टू प्लस माइनस हो जाएगा vt, और यहां पर ये दो टर्म्स माइनस हो गए। और यहां पर हम देखें x2 डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस x1 डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें अब कॉमन निकाल लें, ये अब आसान हो जाएगा। x2 डैश माइनस x1 डैश और ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। हमें पता था कि भाई अगर x2 से लेंथ x1 माइनस करेंगे तो लेंथ ऑफ रॉड आएगी, और यहाँ पर x2 डैश x1 डैश माइनस में है तो यहाँ पर लेंथ डैश आएगी। लेंथ डैश का मतलब आप समझते हैं, जो लेंथ एस डैश फ्रेम और रेफरेंस में काउंट की गई हो वो लेंथ, और एल क्या है, वो लेंथ जो एस फ्रेम और रेफरेंस में इसी राड की काउंट की गई हो, और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये लेंथ डैश लेंथ के बराबर नहीं है, ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप इसमें से एक एग्जांपल को चूज करें, फर्ज कर लें, यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज कर लें कि लेंथ डैश 1 सेकंड है और वेलोसिटी c/2 है। अब बताएं कि हमारे पास लेंथ कितनी आएगी, l इज इक्वल l डैश
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लेंथ डैश कितनी वैल्यू है 1, अंडर रूट 1 माइनस वी वेलोसिटी सी बाई 2 का स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई सी स्क्वायर, इसको हल करें तो अंडर रूट 3 बाई 4 का जवाब आएगा 0.866 मीटर्स। मतलब ये कि हमारे पास जो 1 मीटर लेंथ काउंट की गई थी इस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर उसको हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे तो कितनी आएगी 0.866 मीटर। मतलब ये कि अगर आपका मोशन ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब ये कि अगर आप 15 करोड़ मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, किसी कार में सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आपकी रफ्तार है 15 करोड़ मीटर पर सेकंड, जब आपको दूसरे लोग देखेंगे तो आपकी जो कार की लेंथ है अगर 1 मीटर है तो दूसरों को दिखाई देगी 0.8 मीटर। मतलब ये कि आपकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और जो कॉन्ट्रैक्शन होगी सिर्फ एक डायमेंशन में होगी, मींस एक्स एक्सिस में होगी, वाई भी सेम होगी, जेड भी सेम होगी। मतलब ये कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टेक्स अलोंग द मोशन, इट इज नॉट अलोंग द परपेंडिकुलर द मोशन। हमेशा जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में आपकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। और अगर आप रोजमर्रा जिंदगी का मिसाल लें तो रोजमर्रा जिंदगी में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा तेज जाने वाली गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड चलती है, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी हमारी कार की है जो हम चलते हैं एक जगह दूसरी जगह 50 मीटर पर सेकंड। अगर इस इक्वेशन में आप 50 रखें तो 50 को 30 करोड़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपको लगभग ये जवाब आएगा 0। 1 से 0 माइनस करें तो 1 ही आ जाएगा, मींस एल डैश एल के बराबर हो गया, मींस फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम चले आ गए। मतलब ये कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लो वेलोसिटीज पर काम करती हैं और हमें पता है कि रोजमर्रा जिंदगी में हम जितना मोशन ले आते हैं वो निग्लिजिबल लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब ये कि उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन काबिल कबूल नहीं होती, ज्यादा असरदार नहीं होती। सो ये हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड होती है और हमें ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे हमने ये सब कुछ यहां से डेरिवेट कर लिया। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है कि मास वेरिएशन क्या होता है, मास वेरिएशन पढ़ाया तो नहीं पर मैंने पढ़ाया हुआ है टाइम डायरेक्शन, उसके लिहाज से इसको डिफाइन करेंगे मास वेरिएशन। इसकी कोई मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, वो बीएससी वालों के लिए नया चैनल बनाऊंगा मैं, उसमें इन सारों जो टॉपिक्स है जिनकी डेरिवेशन बीएससी लेवल पर होती है उनके लिए मैं डेरिवेशन करूंगा। सो मास वेरिएशन के लिए आए, मास वेरिएशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट moves with a velocity v comparable to speed of light, its mass varies with respect to other frame of reference। फर्ज कर लें कि कोई स्पेस शटल में जा रहा है, फर्ज कर लें कि उस स्पेस शटल में शाहरुख खान बैठा हुआ है और वो स्पेस शटल जा रही है 15 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, c/2 रफ्तार से। अगर इस शाहरुख खान का मास m डैश है अपने लिहाज से और बाहर आमिर खान खड़ा हुआ है, वो देख रहा है इसको, और ये आमिर खान जब देख रहा है तो उसको इसका जो मास लग रहा है वो लग रहा है m। अगर ये रफ्तार हाईएस्ट है 15 करोड़ मीटर पर सेकंड है तो इसका अपना जो मास है वो काउंट होगा। अगर ये काउंट करेगा तो दोनों मासेस में फर्क होगा। एक ही चीज का अगर दोनों मास काउंट करेंगे, वो भी मास काउंट करे, ये भी मास काउंट करे, ये रेस्ट में जो ऑब्जर्वर है वो मास को काउंट करे इसके, और ये जो मोशन में है वो इसका अपना मास काउंट करे, तो दोनों मासेस में डिफरेंस होगा। शाहरुख खान को कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा मास बढ़ गया है, पर मोशन की वजह से इसका मास बढ़ते जाएगा और इस सारी चीजों का मास जो हाईएस्ट मोशन में है वो बढ़ना शुरू होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमें पता है कि ये अगर मोशन में है तो मोशन की वजह से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी या नहीं होगी। लेंथ हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि भाई लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी।
अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वॉल्यूम इज इक्वल टू द लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। विड्थ सेम है y इक्वल टू y, हाइट सेम है z डैश इज इक्वल टू z, पर लेंथ चेंज होगी क्योंकि x एक्सिस में मोशन होगा तो x एक्सिस का वेरिएशन आ जाएगी और लेंथ कम हो जाएगा। मतलब ये कि किसी भी रॉड की लेंथ x डायरेक्शन में कम हो जाएगी मोशन में, मतलब अगर वो x डायरेक्शन में मूव करेगा तो x डायरेक्शन में उसकी लेंथ कम हो जाएगी। मतलब अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू द डेंसिटी। अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। हमें पता है कि भाई अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए तो डेंसिटी बढ़ेगी, पर वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्ट होने से डेंसिटी क्यों बढ़ेगी? इसलिए क्योंकि उस वक्त मास का बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि जो भी हम एनर्जी देंगे वो मास में तब्दील होती जाएगी, मतलब मास बनती जाएगी, या जितना मास होगा वो एनर्जी में खर्च हो जाएगा, मतलब एनर्जी बनती जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितनी वेलोसिटी से ज्यादा ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना इसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं मास वेरिएशन। और इसको मालूम करने के लिए एक इक्वेशन है, m इज इक्वल टू द m डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। ये इक्वेशन है जिस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि भाई जो रेस्ट मास है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कि डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये क्यों हो रहा है, डेंसिटी क्यों बढ़ रही है इसकी, क्यों इसका मास बढ़ रहा है? क्योंकि ये मास पैदा तो होगा नहीं, हमें पता है मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कभी वायोलेट हो नहीं सकता। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायोलेट हो नहीं सकता तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जितनी हम एनर्जी देंगे स्पेस शटल को चलाने के लिए वो सारी एनर्जी मास में खर्च हो जाएगी। और डेरिवेशन के मुताबिक एक इक्वेशन मिली हमें, एनर्जी इज इक्वल टू द मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। ये हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, मतलब ये कंसीक्वेंसेस हैं, ये आप याद कर लें अच्छी तरीके से। और मास वेरिएशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। जो हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फर्ज कर लें, कोई स्पेस शटल फर्ज कर लें कि कोई स्पेस शटल अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो फिर क्या होगा, उसकी लेंथ जीरो हो जाएगी, उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा, उसका टाइम जीरो हो जाएगा। ब्लैक होल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ब्लैक होल में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आता है। ग्रेविटी एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन से जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है उसको कहते हैं हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कुछ प्रॉब्लम्स इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखने को हमें मिलते थे। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन ने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल सही है हाई वेलोसिटीज के लिए, और इसमें जो एक दो प्रॉब्लम्स मिलते हैं वो प्रॉब्लम्स भी सही होते हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देती है। मतलब ये कि हमें कुछ चीजें इसमें से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अगर आपकी जो वेलोसिटी है अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई तो आपकी लेंथ जीरो हो जाएगी एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज वाचिंग यू एंड ही इज एट रेस्ट। और आपके लिहाज से आपकी लेंथ उतनी रहेगी, आपको लगेगा कि उसकी लेंथ जीरो हो गई है, और आप तो ये कहेंगे कि सर यहाँ पर भी पैराडॉक्स आ गया, और इस पैराडॉक्स को भी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हल किया गया है। और मास इन्फिनिटी हो जाएगा, और जो हाईएस्ट वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट में अगर कोई बंदा मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा और उसके लिए टाइम जीरो हो जाएगा। पर टाइम अगर जीरो होता है तो किसके लिहाज से, किसके लिए? जो ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब जो मूव करेगा उसको कभी पता नहीं चलेगा खुद को कि मेरा टाइम जीरो हो गया है या कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, मास कम हो गया है, बढ़ गया है, लेंथ कम हो गई है, बढ़ गई है। मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को कभी ये पता नहीं चलेगा। थैंक यू।